नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे होम आइसोलेशन को लेकर फैली कन्फ्यूजन की। इस विषय में मेरी पिछली वीडियो को लेकर मुझे इस बारे में लगातार फ़ोन आ रहे थे। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं पद्म श्री डॉक्टर के अग्रवाल से, जो BC रॉय अवार्ड विनर हैं तथा DMA और IMA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार के रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाता है, ऐसे में उनकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। टेडेक्स स्पीकर डॉक्टर अग्रवाल से, जो सोशल मीडिया में प्रोएक्टिव हैं, आइए उनसे शुरू करते हैं बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने पे मैं आपसे होम आइसोलेशन के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। पहला मेरे इस मामले में 10 प्रश्न रहेंगे आपसे। पहला प्रश्न है, होम आइसोलेशन में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। होम आइसोलेशन अब एक रियलिटी हो गई है, क्योंकि भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन को पास कर दिया है, उसको मैंडेट कर दिया है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो आप आराम से घर बैठ के आप अपना इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रह सकते हैं 24/7, नर्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं और हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में रह सकते हैं। जहाँ तक खान पान का सवाल है, हमारे खाने में 7 कलर होते हैं और 6 टेस्ट होते हैं। तो ये 7 कलर 6 टेस्ट का खाना खाइए। और इसके अंदर में जो 3 टेस्ट हैं, बिटर और एस्ट्रिंजेंट, खासकर कड़वा और एस्ट्रिंजेंट इस कसैला, ये प्रिवेंशन के लिए अच्छा है। और जो सार है जैसे आंवला, वो कोविड के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो फिर आंवला आप बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट के अंदर में। च्यवनप्राश ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसम्मी ले सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए जितने भी कसैले पदार्थ हैं, कसैले का मतलब हो गया मूली, शलगम, जैसे इसके अंदर में आ गया लहसुन, इसमें आ गया प्याज, इसमें आ गया गिलोय, इसके अंदर में आ गया अश्वगंधा। ये प्रिवेंशन के लिए इसका महत्व है, क्योंकि ये वायरस गीला होता है। वायरस को सूखे करने के लिए हमें कसाए टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक या हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या खाना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उससे उनको परहेज करना चाहिए। जो चीज़ें कड़वी हैं और जो चीज़ें कसैली हैं और जो चीज़ें तीखी हैं, वो डायबिटीज़ के लिए अच्छी होती है। तो इसलिए कहते हैं मीठा बोलो कड़वा खाओ। तो जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, चाहे वो कैथ फल हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो नीम हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो बेल का पत्र हो, ये सारी चीज़ें जो है, जामुन हो, जामुन की गुठली हो, जैसे कपित जम्बू फलसारा भक्षितम, ये गणेश जी की आरती में आता है। कपित जम्बू यानी फलसारा, यानी कि फल किस चीज का, केत का, और जामुन का फल आप खाते हैं तो वो डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। ये इंसुलिन सेंसिटाइजर होते हैं, ये बीपी भी ठीक करते हैं, शुगर भी ठीक करते हैं। और खाने में जो भी चीजें रिफाइंड आर्टिफिशियल चीजें हैं, चीनी, चावल, मैदा, इसे कम खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को पिछली वीडियो पे लोगों ने काफ़ी फ़ोन करके इस बारे में पूछना कहा कि ये तो पता चल जाता है कि आपको आइसोलेशन में रखना है या क्वारंटाइन में रखना है या सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पर कई चीज़ें खाने पीने के मामले में नीम हकीम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं सुनील जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइसोलेशन का मतलब नहीं है आप अकेले रह रहे हो। हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में 15 से 20 मरीज इकट्ठे रहते हैं। सो अगर आप भी पॉजिटिव हो, मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो, अपने दोस्तों को फोन करो कौन कौन पॉजिटिव है, सब इकट्ठे होकर रह सकते हैं, प्रोवाइडेड सबने मास्क पहन रखे हैं। तो आप मास्क पहन के एक ही घर में सब लोग रह सकते हैं। तो जितने भी कम्युनिटी के अंदर में, मान लीजिए मेरी कम्युनिटी के अंदर में 6 लोग पॉजिटिव है, तो 6 के 6 9 दिन के लिए आ जाना, इकट्ठे अपना तफरी करो, अपना रिलैक्सेशन करो, आपस में बातें करो, आपस में ताश खेलो। वो समय चला गया जब आइसोलेशन का मतलब होता था एक ही आदमी है। उस वक्त में बीमारी कम थी। अब तो बीमारी इतनी फैल चुकी है कि आप आपके हर मोहल्ले में, हर घर में फोन करोगे तो पेशेंट्स मिलेंगे, इकट्ठे रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। इस वक्त में गुड न्यूट्रिशन इज द आंसर, स्पेसिफिकली प्रोटीन। जितना प्रोटीन खाओगे उतना अच्छा है। अब नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज खाओ,
तो वो तो मौका है ही नहीं ना कि लोग थाली नीचे से, जमीन के नीचे से थाली भेज रहे हैं आपको, अंदर अकेले बैठ के खा रहे हो और फिर आपको डर लग रहा है, दूसरा आदमी अंदर आते हुए घुसते हुए डर रहा है। जितने पॉजिटिव लोग हैं घर में एक फ्लोर पे रहो और आपस में एंजॉय करो, पिकनिक हो गया अब तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेशेंट के कमरे को कैसे साफ रखें, कपड़ों और बर्तनों को किस तरह से हाइजीन करें। यह एक बहुत है कि जो लोग कोविड हैं वो ये डरते हैं कि मेरे बर्तन को हाथ लगा लिया तो मेरे फैमिली को हो जाएगा या मेरा सर्वेंट को हो जाएगा, और मेरे देखिए, कपड़े जो हैं उनके अंदर इतने कीटाणु हैं, अगर वो किसी को मिल जाते हैं या बॉटल में पानी पीने से हो जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों से वो डरे हुए हैं। आई जस्ट सबसे वांट टू नो। पहले सबसे पहले अगर आपको खांसी नहीं हो रही, आपको बिना खांसी वाला कोविड है जो कि 70 से 80% लोगों में होता है। मान लीजिए आपकी स्मेल चली गई, आपका टेस्ट चला गया, आपको खांसी वाला कोविड नहीं है, उस सिचुएशन में पूरे कमरे में वायरस नहीं जाएगा क्योंकि आपने खांसी नहीं करी। और अगर आपने मास्क पहन रखा है तो वो वायरस जो है वो बर्तनों में नहीं जाएगा। और चला भी गया तो अपने बर्तन खाना खाओ, पानी में जाके उसको धो लो और उसको ब्लीचिंग पाउडर से या सोप वाटर से आप उसको धो लो, खत्म हो गया। वाई डू वी नीड ए सर्वेंट कि मेरे बर्तन धोए? अपने बर्तन को आप अपने पास रखो, बर्तन को लो, अपने बाथरूम में जाके उसको साबुन से धो लो, बर्तन साफ हो गए उसके साथ में। आपने अपने कपड़े जो पहने हैं, जब नहाने जाओगे अपने कपड़े को निकाल के साबुन से एक बाल्टी में डाल के उसको गीला कर दो और कपड़े को साबुन से धो दो और फिर बाहर प्रेस करने के लिए दे दो। ये तो काम हमारे को महात्मा गांधी अच्छे से सिखा के गए हैं। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में था वहां पे तो सफाई कर्मचारी थे ही नहीं, वहां पे तो बर्तन धोने वाला कोई नहीं था। हम अपने कमरे से बर्तन लेके जाते थे, धोते थे, खाना खाते थे, धोते थे, वापस बर्तन ले आते थे। अपने कपड़े हम खुद धोते थे, अपना टॉयलेट को हम खुद साफ करते थे। तो ये तो महात्मा गांधी ने जो हमेशा सिखाया है कि ये काम अपने खुद करो, ये मौका है सीखने का, करिए। क्यों आप किसी पे डिपेंडेंट हो कि सर्वेंट आएगा मेरे कपड़े लेगा? अपने कपड़े आपने एक बार नहीं भी धोना तो एक बार थोड़े से साबुन से धो के बाहर दे दो, फिर वो अपने उसमें डाल के मशीन में डाल के धो देंगे। तो ये प्रिकॉशंस तो आप ले ही सकते हो ना। बाकी कमरे के अंदर में एक बाल्टी, कमरे के अंदर में आप ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर में 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर रख के उसमें गीला कपड़ा लेके सरफेस से साफ कर दो, साफ हो गया। अगर मेरे सुनील जी, अगर मेरे कमरे में कोई आता है और आधा घंटे से कम रुकता है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर मान डॉक्टर लीजिए साहब मेरे कमरे में कोई सफाई करने आ रहा है तो मैं उसको निकल के ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया, उसने आके मेरे कमरे में 15 मिनट में सफाई करके निकल गया, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। ओके, अगर आधा घंटे से नीचे होगा तो वो आदमी सेफ है। कांटेक्ट में नहीं आया ऐसा माना जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक और दर्जनों मुझे फ़ोन आए, वो ये पूछते हैं कि हम एक कमरे में कन्फाइंड हैं, हम अपने घर में क्या घूम सकते हैं कि नहीं, बालकनी में जाके फ्रेश एयर ले सकते हैं कि नहीं, और हमें डर लगता है अगर हम फिर एक बार बाहर गए तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे या फिर हमारा क्वारंटाइन टाइम बढ़ा दिया जाएगा, आइसोलेशन टाइम बढ़ा दिया जाएगा। इसमें 3 चीजें हैं जो हम समझ लें: आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड मॉनिटरिंग। ये 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। आइसोलेशन का मतलब है आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, 9 दिन के बाद में आप नॉन रेप्लिकेटिव हो जाते हो वायरस। 9 दिन के बाद में आपको क्वारंटाइन में आ जाना आइसोलेशन से, यानी कि घर में आप सब जगह जा सकते हो मास्क पहन के। और 14 दिन के बाद में आप मॉनिटरिंग में आ गए, घर से बाहर निकल सकते हो मास्क पहन के। तो 9 दिन आइसोलेशन, 5 दिन क्वारंटाइन और उसके बाद में मॉनिटरिंग। और ये 9 दिन के आइसोलेशन का मतलब, अगर आपका पूरा फ्लोर आपके पास में है, पूरा घूमो। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो एक कमरे में अगर आप हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं, तो अलग अलग कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। इनवेरिएबली एक घर में कम से कम 2 लोगों को इन्फेक्शन होगा तो वो दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। नहीं तो अपने पड़ोसी को ढूंढो, जहां जहां पे लोग पॉजिटिव है इकट्ठे रहो, डरने की जरूरत नहीं है। ये काला पानी की सजा नहीं है। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि जब वो अपने आइसोलेशन में है तो उनको कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करेगा आपकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर में, क्योंकि इस वायरस में मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है
इसलिए आपको कैलोरीज 500 एक्स्ट्रा खानी है, प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना है। अगर आपके मसल में पेन नहीं हो रहा तो आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, वॉक पे भी जा सकते हैं, छत पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मसल में पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि बॉडी में कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उस वक्त में रेस्ट करने की जरूरत होती है। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आप चल के देख लीजिए 6 मिनट। अगर 6 मिनट चलने पे आपका ऑक्सीजन नहीं गिर रहा या दिल की धड़कन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही तो आप चल सकते हैं। लेकिन 6 मिनट चलने के बाद में आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है या दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देन यू नीड रेस्ट। ये कहते हैं ऑक्सीमीटर में देखा जाता है कि 90 अगर पल्स हो और 90 से नीचे ऑक्सीजन हो और उम्र आपकी 60 से ऊपर हो तो इट्स बैड। नहीं, ये किसी ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है। आज की डेट में लोगों के मन में डर बैठ गया है कि मैं डायबिटिक हूँ और कोरोना हो गया मतलब मैं गया, मेरी उम्र ज्यादा है कोरोना हो गया मतलब गया। ये बिल्कुल गलत है। 1000 में से 2 या 3 लोग कोरोना से जाते हैं, नॉट मोर देन दैट। और वो भी कोरोना से नया जन्म लेने के लिए कोरोना के साथ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन इग्नोर करना पड़ता है, तब जाके आपको जो है नया जन्म नसीब होता है। हर आदमी को नया जन्म नसीब नहीं होता, सब लोग जिंदा रहते हैं, सबको इसी इसी जन्म के अंदर में अभी किसी का नंबर नहीं आया। अगर आप बिल्कुल भी सावधान है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि पीछे मानसिक परेशानी होने से वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और कई लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए उन डॉक्टरों पे जाकर अब कंसल्टेंसी लेते हैं। जब कोई आदमी आइसोलेशन में आपके हिसाब से 13 दिन और फिर आगे रहता है तो वो बड़ा विक्षिप्त सा हो जाता है, तो उस समय उस परेशानी को दूर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उस वक्त में हमको ये पता नहीं था कि आइसोलेशन का मतलब जो है सिंगल आदमी है। अब हमें पता है कि आइसोलेशन सिंगल आदमी का सिंगल रूम में नहीं है। जो आदमी एक कमरे में 9 दिन अपनी मेडिटेशन में नहीं रह सकता तो वो सारे बाकी के सारे पेशेंट जो पॉजिटिव हैं मिलके रह सकते हैं मास्क पहन के। पहले ये समय था जब लोगों को पकड़ के उठा के ले गए और आपने एक सिंगल रूम में डाल दिया और उसको लग रहा है कि मैं जेल में चला गया और वो डिप्रेशन में चला जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब टेलीमेडिसिन खुल गई है, आपके यहाँ पे सारे ऐप्स खुल गए हैं, दिन में 3 पिक्चर देखोगे तो 9 घंटे निकल गए। और नंबर 1 नंबर 2 इज कि घर के अंदर में बीच में कुछ लोग आपसे आके मिल सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, ये भी अलाउ है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई एक आदमी आपका जो अलाउड है वो आपसे आके मिल सकता है, बात कर सकता है, बैठ सकता है। लेकिन आज की डेट में जो बेस्ट बेट है वो ये है कि 2 पॉजिटिव लोग एक समाज के 2-3 लोग इकट्ठे रहें एक ही फ्लोर में, बाकी लोग इकट्ठे रहें। ये समय है एक दूसरे की सहायता करने का। Doctor Saab, what is the difference between home isolation, quarantine, and social distancing? And especially, what is the cohort quarantine? So cohort quarantine is what I am saying, and cohort isolation is where multiple people can stay together. That is cohort isolation. That means all positive patients can stay together. And cohort quarantine are multiple people can also stay together who are suspect but not positive. With masking, they can stay together. And physical distancing is whether you stay, all those people who are doing a public dealing outside and inside the house, they should do a social physical distancing of 6 feet. And if you cannot maintain a physical distancing of 6 feet, mask is compulsory. Therefore, if you are dealing a public dealing, wherever you are dealing a public dealing, wear a mask if social distancing is not possible. And you can live a normal life if you are sitting alone, not coughing. And if you are sitting in an area of 10 by 10, 100 square feet area, if it is allocated to you, that's normal. And if you don't have a space of 100 square feet, use masking. डॉक्टर साहब, एक बड़ी सुझाव आपसे मैं चाहूँगा कि उन गरीब आदमियों के लिए जिनके पास एक रूम का ही फ्लैट है तो वो होम आइसोलेशन पे तो रह नहीं सकते, हॉस्पिटल या पेड डेडिकेटेड सेंटर जो बने हैं उसमें जाकर रहेंगे, पर उनके पास पैसा तो है नहीं, वो पेमेंट कहाँ से देंगे उसके लिए? नंबर क्योंकि वन, आप इलेक्टेड
प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईएमए के और डीएमए के, और यू आर दी लीडिंग पर्सनैलिटी इन डॉक्टर्स. सो व्हाट इज योर सजेशन फॉर गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन? जो हमारे जो आयुष्मान भारत में आते हैं उसमें ट्रीटमेंट फ्री है, जिनका इंश्योरेंस है उनका ट्रीटमेंट फ्री है, सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट फ्री है. अगर आपके पास घर में फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है और आप पॉजिटिव हो तो 10 दिन के लिए जाके एडमिट हो सकते हो. 10 दिन के बाद में ये वायरल नॉन रेप्लिकेटिव हो जाता है, आप वापस आके रह सकते हो. नॉर्मली होता है कि फिर वो बात हो गई है, मान लीजिए खोली के अंदर में 5 लोग रह रहे हैं, सो उस एरिया में बहुत सारी खोलियों में 5-5 लोग रहते होंगे, तो वो 5 लोग जो पॉजिटिव हैं एक खोली में आ जाएं और ये वाले दूसरी खोली में चले जाएं. आंसर वही है. इस वक्त में तो समाज ही आपका टेक केयर करेगा. हर मान लीजिए एक एरिया में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो उस एरिया में कम से कम 5-5 वाले 100 लोग रह रहे होंगे. एक एक बिल्डिंग में हर कमरे में 5-5 लोग रह रहे होंगे. तो अगर आप पता लगाओगे तो आपको लगेगा कि इस बिल्डिंग में 6 लोग पॉजिटिव हैं, वो 6 खोली में आ जाएं, बाकी सारे दूसरी खोली में चले जाएं. आपका काम बन गया. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब, पीछे कुछ एडवर्टीजमेंट्स लगातार आ रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, जो इनिशिएटिव ले रहे थे होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ केयर पैकेज बनाकर. कोई 5,000 से कोई 7,000 10,000 तक के पैकेजेस थे. कोई कह रहा था 15 दिन के लिए हम ये सर्विसेज देंगे, कोई कहता था 17 दिन के लिए देंगे, कोई कह रहा है 21 दिन के लिए देंगे. इससे बड़ा एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया, एक तो पैकेज के रेट्स को लेकर, दूसरा डेज को लेकर. तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तय कर लिया कि कोविड-19 के टेस्ट करने पे एक जैसा ही रेट लगेगा अक्रॉस द कंट्री, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो? ये सरकार के ऊपर में है. अगर वो चाहें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रेप्लिकेट करते हुए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत वो रेट फिक्स कर सकते हैं. लेकिन वो सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. वो सरकार ही इसके बारे में डिसाइड कर सकती है. बट आज की डेट में ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है कि आप डरो. 9 दिन के बाद में आपका कोविड खत्म. 9 दिन के बाद में यू आर ए पोस्ट कोविड फेज ऑफ लाइफ विच यू कैन बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन. सो जिसने लेना है पैकेज पहले 9 दिन का ले लो. बाय द टाइम आप पैकेज लोगे 4-5 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे. देखिए बाय द टाइम यू विल आस्क फॉर ए टेस्ट और टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, 5 दिन तो आपके निकल गए, बचे 4 दिन. 4 दिन का पैकेज ले लो. तो सेकंड क्या टेस्ट कराना पड़ता है? जैसे डेज खत्म हो गए फिर से टेस्ट कराकर हमें सेकंड टेस्ट श्योर करना पड़ता है? आप नहीं, सेकंड टेस्ट नहीं कराना. अगर आप 10 दिन के अंदर में आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या सिम्प्टोमेटिक भी हैं, यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी रिकवर्ड, फिर आप 14 दिन के बाद में आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, ये देखने के लिए कितनी आपकी एंटीबॉडीज बन गई, आपकी इम्यूनिटी पूरी डेवलप हो गई कि नहीं हो गई. और वो भी नहीं कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है. 10 दिन के बाद में यू आर डीम्ड टू बी रिकवर्ड. डॉक्टर साहब, एक मैं आखिरला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा टेस्ट किया था और उसके बाद में प्लाज्मा बैंक का स्थापना की. इसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? आपको लगता है कि प्लाज्मा से हम इस बीमारी को किसी हद तक रोक सकते हैं? देखिए मेरे घर में चोर आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा. तो मेरे शरीर में जो पुलिस आती है वो 7 दिन के बाद आती है. उसे बोलते हैं आईजीएम पुलिस, जो आर्म्ड पुलिस होती है. 14 दिन के बाद में आईजीजी पुलिस आती है, जो सादे कपड़ों में आती है. यानी कि पहले 7 दिन में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बचाने का. पुलिस आके मेरे को नहीं बचाएगी. तो पहले 7 दिन में मेरे को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी से काम चलाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी एंड सेलुलर एंटीबॉडी. कई बारी अगर मेरी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है तो मैं बगल वाले घर से उसकी सिक्योरिटी मांग लेता हूँ. यानी कि बगल वाले मतलब है कि जो दूसरा पेशेंट रिकवर कर गया है उसकी सिक्योरिटी ब्लड से लेके अपने में डाल देता हूँ. इसे प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं. ये पहले 7 दिन में काम करती है. तब काम करती है जब मेरे शरीर में पुलिस नहीं बनी, आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज नहीं बने. तो ये मेरे शरीर में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मैंने बगल के
गांव से मंगा के उसको अपने साथ में जोड़ लिया। अब वो काम करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, बट इट मे वर्क, इसलिए इसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। जो आदमी रिकवर हो गया 28 दिन के बाद और 40 दिन से पहले उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, उसका हम ले सकते हैं। वो डोनेट कर सकता है और 3 आदमियों को वो प्लाज्मा दे सकता है। पर आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट टेस्ट आल्सो और फॉर द प्रिवेंशन बिफोर द वायरस वैक्सीन्स कम? नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ थेरेपी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट रिक्वायर इट। याद आज की डेट में 3 जुलाई 2020 में मुझे लोगों को बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि मोर्टेलिटी इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल, रिकवरी इज द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन इन कोविड-19। हर इंसान बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे देखने में एक चीज आई है बिफोर वी आर लीविंग, आपको लगता है कि ये भी अपने आप में एक वैक्सीन का काम कर रही है? द टाइम स्पैन इज नहीं, वैक्सीन तो आएगा जब आएगा, बट आज की डेट में जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है कम्युनिटी के अंदर में, कम से कम 20% लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका होगा दिल्ली एंड बॉम्बे में, तो ये वेव खत्म हो जाएगी। बॉम्बे ऑलरेडी डिक्लाइनिंग में है, दिल्ली ऑलरेडी डिक्लाइनिंग में है। नहीं, मतलब बिना वैक्सीन के और बिना किसी चीज के भी हम ठीक हो रहे हैं। जी 60 हाँ, to उसका मतलब है 63% रिजल्ट आ रहे हैं। उसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे सब क्लिनिकल लेवल पे इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं। दूसरा, ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी सोची जा रही थी। डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों का मुझे लगता है कि जो मेरे को दर्जनों कॉल आ रही थी उनको कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा, और उन लोगों को भी होगा जो पूछते हुए संकोच कर रहे थे। आई होप दिस इज गोज इन फेवर ऑफ द पीपल एंड थैंक्स फॉर योर काइंड व्यूज। आप थैंक यू। मेरे साथ जुड़े उसके लिए नमस्कार। नमस्कार। साथियों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।